आज हम विद्युत द्विध्रुव के आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने अब तक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर और निरक्ष पर दो जगह हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है। आज हम किसी भी सामान्य बिंदु जनरल पॉइंट पर जो ना अक्ष पर है ना निरक्ष पर, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए बेटा, हमने बोर्ड जितना काम तो कर लिया था कि अक्ष पर और निरक्ष दोनों जगह हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिए थे। आज हमें ज्ञात करना है इसके सामान्य बिंदु, कोई भी जनरल पॉइंट जो ना अक्ष पर है ना निरक्ष पर। मान लेते हैं ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये -q और ये आपका +q। ये द्विध्रुव का केंद्र है। द्विध्रुव आघूर्ण आप सबको पता है किधर होगा, -q से +q की तरफ, और ये आपका बिंदु है R सदिश, और ये बिंदु है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ P और R के बीच का कोण थीटा है, आप समझ गए। अगर ये बिंदु अक्ष पर होता तो थीटा का मान 0 डिग्री होता, और निरक्ष पर होता तो थीटा का मान 90 डिग्री होता। अगर ये बिंदु अक्ष पर होता तो दोनों को मिलाने वाली रेखा पर होता तो थीटा का मान 0 होता, और अगर ये बिंदु निरक्ष पर है तो थीटा का मान 90 डिग्री। यहाँ पर ना 0 लिया है ना 90, हमने थीटा कोण लेकर और फिर ज्ञात करने की बात करी है। सर, इस पूरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आपका P cos थीटा और एक आपका बेटा P sin थीटा। आप देखिए सर, एक ही द्विध्रुव आघूर्ण को आपने दो भागों में बांट दिया, एक P sin थीटा एक P cos थीटा। जो P cos थीटा द्विध्रुव आघूर्ण वाला घटक है उसके लिए ये बिंदु कहाँ पर है, अक्ष पर, और P sin थीटा वाले के लिए ये बिंदु कहाँ पर है, निरक्ष पर। आपने एक ही द्विध्रुव को दो द्विध्रुवों में बांट दिया, एक का द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा, एक का P sin थीटा। P cos थीटा वाले के लिए ये बिंदु कहाँ पर है, उसके अक्ष पर, और P sin थीटा वाले के लिए कहाँ पर है, निरक्ष पर। तो P cos थीटा वाले के लिए विद्युत क्षेत्र मैंने कल बताया था, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है, और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। तो P cos थीटा वाले के लिए अक्ष पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में E1 बोलो अक्ष पर कितना होता है, 2kp cos थीटा r क्यूब, और इस वाले के कहाँ पर है, निरक्ष पर, और निरक्ष पर किधर होगा बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में, तो इस तरफ kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, ये आपका P sin थीटा के कारण। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने आपके द्विध्रुव आघूर्ण को दो भागों में बांटा, P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा और द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो विद्युत द्विध्रुव है उसके लिए ये बिंदु कहाँ पर है, अक्ष पर, तो विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगा, और P sin थीटा वाले के लिए बिंदु कहाँ पर है, निरक्ष पर, तो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री कोण है, तो आप समझ गए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, मतलब 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर। यहाँ से kp अपॉन r क्यूब बाहर आ गया, अंदर बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, kp अपॉन r क्यूब, और cos साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये बना बेटा kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से हमने सामान्य बिंदु पर निकाल दिया और दिशा मान लेते हैं
सर इस तरफ ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र मिला और यहाँ से कोण बना रहा है अल्फा। मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र इस वाली लाइन से कितना कोण बना रहा है अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा E2/E1 मतलब tan अल्फा बराबर KP साइन थीटा अपॉन R क्यूब अपॉन 2KP कॉस थीटा R क्यूब कट गया, KP कट गया, तो tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा हुआ है जेई में। तो फिर बोल रहा हूं परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, बोलो भैया P के साथ कितना कोण, तो P की दिशा ये वाली थी बेटा, तो कितनी आई, P और R के बीच का कोण कितना था, थीटा। तो परिणामी E की दिशा आई, परिणामी E की दिशा आपको मिली थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, अगर यही बिंदु अक्ष पर होता तो थीटा का मान 0 डिग्री होता, कॉस 0 का मान 1 और 3 4, 4 का √2, तो अक्ष पर तो आ जाता 2KP/R³ जो हम आखिरी क्लास में निकाल चुके हैं, और निरक्ष पर आता तो बोलो भैया निरक्ष पर बात करता तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता, तो निरक्ष पर थीटा 90 डिग्री होता तो ई निरक्ष बराबर होता आप साइन कॉस 90 0, तो 1 बच गया, मतलब KP/R³। तो आप देखिए ये आपका सामान्य बिंदु पर है, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख सकते हैं KP/R³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, जबकि लास्ट क्लास में जो अक्ष और निरक्ष आपको पढ़ाए थे उनके डेरिवेशन भी आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, द्विध्रुव पर लगने वाले बल और बलाघूर्ण की बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को हम रख रहे हैं और आपको देखना है इस पर कितना बल लगेगा, कितना बलाघूर्ण। मान लेते हैं यह आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक द्विध्रुव रख दिया -Q और +Q। ये द्विध्रुव का केंद्र ले लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण -Q से +Q की तरफ, मतलब मैं बोल सकता हूँ इस तरफ आपका द्विध्रुव आघूर्ण है P और विद्युत क्षेत्र के साथ इसने कोण बनाया थीटा। ये दूरी भी A है और ये दूरी भी आपकी A है। डायग्राम देखिए, दोबारा समझा रहा हूँ। आपने एक विद्युत द्विध्रुव लिया जिस पर आवेश -Q और +Q के बीच की दूरी 2a है, द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं, एक +Q और एक -Q। आपको ये बात मैंने पहले भी समझा दी कि विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो अगर Q आवेश को मैं E विद्युत क्षेत्र में रखूँ तो उस पर कितना बल लगेगा, QE। तो हम देख सकते हैं +Q पर बल लगा F1 बराबर QE और -Q पर भी QE लगेगा, लेकिन दिशा विपरीत। ये बात हम पहले से जानते हैं, धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर +Q पर बल लगा QE, -Q पर लगा QE, लेकिन दिशा विपरीत है। देखिए +Q पर
विद्युत क्षेत्र E के कारण जो बल लग रहा है, बोलो कितना लगेगा। F1 बराबर प्लस का QE और माइनस Q पर विद्युत बल कार्य करेगा F2 बराबर माइनस का QE। F1 व F2 परिमाण में समान हैं, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं, अतः द्विध्रुव पर कुल बल कितना लगेगा। अतः द्विध्रुव पर कुल बल आपका लगेगा बेटा, नेट फोर्स लगेगा 0। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो, और अगर एक समान नहीं होता तो सर यहाँ QE1 लगता, तो यहाँ QE2 सर घटते जरूर लेकिन 0 नहीं होता। 0 तो तभी होगा जब एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत होगा, अतः द्विध्रुव पर कुल बल कितना लगेगा 0। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र असमान होता, एक जैसा नहीं होता, तो दोनों जगह बल सर विपरीत दिशा में तो होते लेकिन समान नहीं होते, तो घट जाते बट 0 नहीं आता। चलो, परंतु ये बल युग्म दोनों, परंतु ये विपरीत बल युग्म एक बल आघूर्ण को उत्पन्न करेंगे, एक बल आघूर्ण को उत्पन्न करते हैं। कितना बल आघूर्ण लगेगा तो उसकी बात करते हैं। तो बेटा एक बल तो ये है, एक बल ये। आप खुद सोचो, जिस तरह ये मार्कर रखा हुआ है, एक बल मैं इस तरफ लगाऊं, एक बल इस तरफ, तो क्या ये घूमने लगेगा? बिल्कुल सर, ये घूमने लगेगा। इस वाले अक्ष के सापेक्ष, कौन सा अक्ष? केंद्र से जाने वाला ये लंबवत अक्ष, इसके सापेक्ष ये घूमने लगेगा। मतलब ये भी इसको इधर घुमाएगा और ये भी इसको इधर, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों घुमाएंगे तो दोनों के बलाघूर्ण जुड़ेंगे। और याद करो, बलाघूर्ण का मतलब होता है बल गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो यहाँ पर ये बल है, ये घूर्णन अक्ष है, तो आप सोचो क्या लंबवत दूरी यही होगी, ये वाली। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो हम ये दूरी ले लेते हैं। तो ये तो आपका बल की क्रिया रेखा और ये आपका घूर्णन अक्ष। आप देखिए आराम से डायग्राम को, ये आपका बल है बेटा, ये घूर्णन अक्ष, ये लंबवत दूरी। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये कोण थीटा है, ये ए है, तो ये ए साइन थीटा हो गई दूरी। इसी प्रकार इधर भी ये दूरी हो गई ए साइन थीटा। तो आप देखिए बलाघूर्ण कितना हुआ, कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण होगा, दोनों का जुड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में घुमा रहे हैं। तो टो बराबर टो 1 प्लस टो 2। तो टो 1 का मान हुआ F1 गुणा लंबवत दूरी ए साइन थीटा, F2 गुणा लंबवत दूरी ए साइन थीटा। F1 का मान भी QE और F2 का मान भी QE, परिमाण लिखना है तो QEA साइन थीटा प्लस QEA साइन थीटा, मतलब 2QEA साइन थीटा। और बेटा Q इंटू 2A को मतलब आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो टो बराबर आ गया PE साइन थीटा, मतलब P क्रॉस E। ये आपको क्या मिला बेटा? बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान कितना होगा? P साइन थीटा। बल आघूर्ण का मतलब ये द्विध्रुव इस अक्ष के सापेक्ष क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो बल तो 0 लगेगा, लेकिन बलाघूर्ण कितना लगेगा? PE साइन थीटा, जो थीटा पर निर्भर करेगा। और अगर असमान विद्युत क्षेत्र होता तो सर बल 0 कभी नहीं होता, बलाघूर्ण तो निर्भर करेगा थीटा पर। अगर मैं थीटा का मान 0 डिग्री लेऊं,
थीटा बराबर 0 डिग्री पर बात करूं तो बल लगेगा पी ई साइन 0, मतलब टॉर्क बलागुण लगेगा पी ई साइन 0 मतलब 0। और 180 डिग्री पर भी बात करूं तो पी ई साइन 180 साइन 180 भी कितना होगा 0। और 90 डिग्री पर बात करूं तो 90 डिग्री पर साइन 90 एक अधिकतम हो गया, तो बलागुण का मान पी ई जो अधिकतम है। तो 90 डिग्री वो स्थिति है जहाँ पर अधिकतम बलागुण लगता है और 0 डिग्री और 180 डिग्री पर बलागुण 0 लगेगा। तो मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री बल भी 0 बलागुण भी 0, तो ये साम्य अवस्था की कंडीशन है। और 90 डिग्री पर बलागुण लगेगा अधिकतम। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं उस पर बल 0 लगता है, बलागुण लगेगा पी साइन थीटा। पी यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण है, ई यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र है और थीटा यहाँ पर पी और ई के बीच का कोण है। आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला है विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा की बात करें, या फिर इस टॉपिक को ये नाम भी दे सकते हैं, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा भी नाम हो सकता है टॉपिक का, या द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य भी। अभी हमने पढ़ा जब किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान होता है बेटा पी ई साइन थीटा। अतः द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में कितना कार्य होगा, तो सबको पता है कार्य घूर्णन गतिकी में बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। जिस तरह रैखिक गति में कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, ऐसी घूर्णन गतिकी में मैंने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में। 11th क्लास के टॉपिक में आपने पढ़ा था रोटेशन के अंदर कि कार्य होता है बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। यहाँ से टो डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। सर ये तो अल्प कोण से घुमाने में कार्य है, अतः द्विध्रुव को स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कुल कार्य कितना होगा, तो कर दो भैया पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ से पी बाहर आ गया, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, डब्ल्यू बराबर पी अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, मतलब कुल कार्य हुआ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आपका कुल कार्य हुआ द्विध्रुव को घुमाने में।
तो द्विध्रुव को कोणीय स्थिति थीटा 1, यहाँ थीटा किस किस के बीच का कोण है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी आपने पिछले डेरिवेशन में डायग्राम बना के देखा था कि थीटा यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो द्विध्रुव को कोणीय स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कार्य कितना होगा, तो PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ से यदि द्विध्रुव को कोणीय स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाए तो कुल कार्य कितना होगा, तो कुल कार्य आपने निकाल लिया और थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, मतलब अधिकतम स्थिति से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाया जाए तो कुल कार्य कितना होगा, तो W बराबर PE cos 90। बेटा 90 डिग्री क्यों लिया, 90 डिग्री वो स्थिति थी जहां पर अधिकतम बलाघूर्ण लग रहा था। तो अधिकतम बलाघूर्ण कितने डिग्री पर लगा था बेटा, 90 डिग्री पर। तो अगर द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा कोण तक अगर आप घुमाते हो तो आप थीटा 1 की जगह 90 डिग्री रख दो, थीटा 2 की जगह थीटा, तो cos 90 माइनस cos थीटा, तो PE cos 90 का मान 0 माइनस cos थीटा, तो W बराबर मिला माइनस PE cos थीटा। यह कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कितना कार्य संचित हुआ, तो आप देख सकते हैं द्विध्रुव में यही कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो द्विध्रुव में संचित ऊर्जा आ गई माइनस PE cos थीटा माइनस P डॉट E। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात एक और मिलती है बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर बात करूं तो थीटा बराबर 0 या फिर 180 पर आपने पढ़ा था बल आघूर्ण का मान कितना था, 0। तो 0 डिग्री पर बल आघूर्ण तो 0 था, लेकिन स्थितिज ऊर्जा बोलो बेटा माइनस PE cos 0, cos 0 का मान 1, मतलब न्यूनतम आई है। और न्यूनतम का मतलब ये स्थायी साम्य अवस्था है। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपसे कभी भी जीवन में ये बात हमने 11th में पढ़ी भी थी बेटा, स्थायी साम्य अवस्था वो होती है जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। तो यहाँ पर 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही साम्य अवस्था की कंडीशन थी। आप देखो 0 डिग्री पर भी बलाघूर्ण 0, 180 डिग्री पर भी बलाघूर्ण 0, लेकिन 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, मतलब स्थायी साम्य अवस्था है। और अगर मैं 180 डिग्री पर बात करूं तो U बराबर माइनस PE cos 180, cos 180 का मान -1 माइनस माइनस प्लस PE अधिकतम, और अधिकतम का मतलब अस्थायी साम्य अवस्था। अब बेटा जैसे मान लेते हैं आपको नॉर्मल एक छोटा सा क्वेश्चन ही आ जाए, चाहे 1 मार्क्स का हो चाहे कॉम्पिटिटिव छोटा सा क्वेश्चन भी हो, तो आपके दिमाग में भिड़ती ही बात आ जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्य अवस्था से अस्थायी साम्य अवस्था तक ले जाने में कार्य क्या होगा। तो सबको पता होना चाहिए सर, अभी आपने पढ़ा दिया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। स्थायी साम्य अवस्था का मतलब 0 डिग्री और अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब 180 डिग्री। W बराबर PE cos 0 का मान 1, cos 180 का मान -1 माइनस माइनस प्लस। तो कितना कार्य करना पड़ा बेटा,
2PE। बोलो कोई दिक्कत इस बात में? तो आपको पता होना चाहिए बेटा स्थायी साम्यावस्था का मतलब 0 डिग्री, अस्थायी साम्यावस्था का मतलब 180 डिग्री। अब देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मैंने आपको कहा एक विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में साम्यावस्था से अल्प कोण से विस्थापित किया जाता है। दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण P है, वह द्विध्रुव का जड़त्व आघूर्ण I है। अब चाहे आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, चाहे डेरिवेशन, बोर्ड में है नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। तो आज मैंने आपकी क्लास में पूरा विद्युत द्विध्रुव को कंप्लीट कराया और ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अभी आपने पढ़ा कितना लगता है बेटा? P sin थीटा। यदि साम्यावस्था से अल्प कोण से विस्थापित किया जाता है तो इस पर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना लगेगा? तो टो बराबर I अल्फा विपरीत दिशा में। I क्या है? जड़त्व आघूर्ण। अल्फा क्या है? तो आपको पता है कोणीय त्वरण। सेम वही SHM। आप देखोगे सर कहाँ इलेक्ट्रो पढ़ रहे थे, कहाँ SHM पे लिया है? बेटा इलेक्ट्रो के कई क्वेश्चन SHM के साथ मिक्सअप में आपको मिलेंगे। बोर्ड में नहीं है, लेकिन आप जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाए वो काम आएंगे। अभी तो चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। आप देखिए चैप्टर कितना वाइड जाएगा और उसके बाद आपको जो मज़ा आने लगेगा वो आप नोट करना कि सर आपने तो ऐसा कोई विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन नहीं छोड़ा, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़े कि हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर सकें। हर चीज़ स्टार्ट में थोड़ी धीरे धीरे स्लो मोशन से स्टार्ट होती है, लेकिन फुल स्पीड पकड़ने के बाद उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो आप पहले भी समझ सकते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ाई की है। तो चैप्टर को हमने स्टार्ट किया बड़े ही धीरे तरीके से। चार्ज, आवेश, आवेश के गुण, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के बाद विद्युत क्षेत्र, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और अब हम जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चैप्टर में मजा आएगा। यहाँ पर मैंने आपका 12th क्लास की बोर्ड की बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आप बुक के बैक साइड के क्वेश्चन पूरे निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आइए हम तो यहाँ से साम्यावस्था आप सबको पता है सर, द्विध्रुव जब P sin थीटा इसको घुमा रहा है इधर और I अल्फा इसको रोक रहा है, तो ये क्या करने लगेगा? दोलन। ये बात अच्छे से आपको पता है, जैसे सरल लोलक। अगर मैं थीटा कोण से घुमाऊं तो एक लगा आपका mg sin थीटा और दूसरा लगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण। याद करो वहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो सेम यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। तो साम्यावस्था में दोनों बल आघूर्ण बराबर कर दो। यहाँ से अल्प
अल्प कोण के लिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा थीटा। तो यहाँ से टो बराबर हो गया माइनस पी अपॉन आई, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस पी ई अपॉन आई थीटा। और आप याद करो एसएचएम के लिए सरल आवर्त गति के लिए मैंने लिखवाया था अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये सरल आवर्त गति की कंडीशन है। अगर कोई भी कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहाँ से तुलना करने पर ओमेगा स्क्वायर का मान आया पीई अपॉन आई, ओमेगा का मान आया पीई अपॉन आई। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी बराबर अंडर रूट पी ई अपॉन आई। तो यहाँ से आवर्तकाल का मान आ गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। याद रखना डायरेक्ट पूछा जाता है ऑप्शन के अंदर। तो अगर सरल लोलक की तरह अगर हम हमारे द्विध्रुव को भी विद्युत क्षेत्र में दोलन करवाएं तो दोलन का आवर्तकाल कितना बनेगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। आई यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव का जड़त्व आघूर्ण, और P यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, और E क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। इस तरह हम आवर्तकाल को ज्ञात करते हैं। तो आपने देखा कि हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला, सामान्य बिंदु पर निकाला, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकाला। तो मैं समराइज कर देता हूँ पूरे को ताकि आपको याद रहे। तो मैं टेबल की फॉर्म में इसको समराइज कर रहा हूँ। आप द्विध्रुव के टॉपिक को याद रखना, इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए बेटा, विद्युत द्विध्रुव के लिए हमने जो जो पढ़ा वो देखिए। सबसे पहली बात, द्विध्रुव का मतलब है दो आवेश समान परिमाण विपरीत चिन्ह अल्प दूरी से पृथक। द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश गुणा बीच की दूरी, मात्रक कूलम मीटर, दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आता है 2kp अपॉन आर क्यूब, दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू। निरक्ष पर हमने निकाला बेटा, बोलो कितना, kp अपॉन आर क्यूब, दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत, प्लस क्यू से माइनस क्यू। इसी तरह हमने सामान्य बिंदु पर देखा तो सामान्य बिंदु पर आपको मिला kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और दिशा आपको मिली tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा। द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण लगा p साइन थीटा। बल 0 होगा अगर विद्युत क्षेत्र समान है, और बल 0 नहीं होगा यदि विद्युत क्षेत्र असमान है। देखो मैंने पूरे की समरी कर दी। द्विध्रुव को घुमाने में कार्य पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। और द्विध्रुव में संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो माइनस का पी ई कॉस थीटा, ये द्विध्रुव में संचित ऊर्जा। तो देखिए हमने कितने टॉपिक 2 वीडियो में खत्म किए। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके क्वेश्चंस आपको निकालने हैं, और ऐसा करके और आपको अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। बोर्ड वाली बुक से आप कंप्लीट कीजिए क्वेश्चंस को, मॉड्यूल के क्वेश्चन निकालिए, आगे चल के हम चैप्टर को और अच्छे से लेंगे। थैंक यू।
हमने सामान्य बिंदु पर देखा तो सामान्य बिंदु पर आपको मिला के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और दिशा आपको मिली tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा। द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण लगा P साइन थीटा। बल 0 होगा अगर विद्युत क्षेत्र समान है और बल 0 नहीं होगा यदि विद्युत क्षेत्र असमान है। देखो मैंने पूरे की समरी कर दी। द्विध्रुव को घुमाने में कार्य PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। और द्विध्रुव में संचित ऊर्जा कितनी होगी तो माइनस का PE cos थीटा, ये द्विध्रुव में संचित ऊर्जा। तो देखिए हमने कितने टॉपिक 2 वीडियो में खत्म किए। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके क्वेश्चंस आपको निकालने हैं और ऐसा करके और आपको अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। बोर्ड वाली बुक से आप कंप्लीट कीजिए क्वेश्चंस को, मॉड्यूल के क्वेश्चन निकालिए, आगे चल के हम चैप्टर को और अच्छे से लेंगे। थैंक यू।